कुछ बड़े सवाल हैं जो नार्को टेस्ट से निकलकर सामने आएंगे, जो आफताब से नार्को टेस्ट के दरमियान पूछे जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। आफताब ये बताओ। सवाल जो पहला है यहाँ पर वो ये रह सकता है कि पूरा नाम क्या है, तुम्हारी जन्म तिथि क्या है, ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर रहेगा। तीसरा सवाल ये कि तुम कहाँ के रहने वाले। बिल्कुल। सवाल नंबर चौथा, देखिए तुम्हारे घर का पता क्या है, ये पूछा जाएगा उससे। तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, ये जानकारी हासिल की जाएगी। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जो आफताब से पूछे जाएंगे नार्को टेस्ट के दरमियान। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आपको और फेरिस्त दिखाते हैं। अगले 5 सवालों पर भी हम नजर डाल लेते हैं जो आफताब से पूछे जाएंगे टेस्ट के दरमियान। तुम किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, किस प्रोफेशन में काम करते आए हो, क्या तुम श्रद्धा को जानते हो, वो श्रद्धा जिसको मौत के घाट उतार दिया गया है। देखिए इसके अलावा सवाल जो है वो ये भी हो सकता है कि श्रद्धा जो है वो कहां की रहने वाली थी। और देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि नार्को टेस्ट में ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि देखिए जिस तरह से बरगलाने की कोशिश है यहां पर आफताब की ओर से लगातार की जा रही है, इसी वजह से ये नार्को टेस्ट जो है इसकी इजाजत ली गई है। और अब ये देखना होगा कि जब वो टेस्ट पूरा होता है तो किस तरह से एक एक कड़ी यहां पर जुड़ती है। खास मेहमान जो है वो भी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, उनका भी तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ एल एन राउत सर जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर डीसीपी रहे हैं दिल्ली के। डॉक्टर दीपक रहेजा हमारे साथ हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर दीपक रहेजा, ये तमाम बड़े सवाल है जो नार्को टेस्ट के दरमियान पूछे जाएंगे। आज फिलहाल ये नार्को टेस्ट नहीं हो रहा और पूरे देश को शर्मसार करने वाली ये घटना हुई और इंतजार यही कि टेस्ट हो तो सच्चाई सामने आ सके। आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं और क्या लगता है आपको, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है तमाम ऑफिशियल्स की तरफ से जो मेडिकल लाइन को अच्छे से जानते हैं, वो कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक नहीं है कि 5 दिनों में नार्को टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक लंबा प्रोसेस होता है। आप क्या इस टेस्ट से मुतालिक जानकारी दे सकते हैं? देखिए ये टेस्ट मेरी नज़र में एक महत्वपूर्ण टेस्ट है क्योंकि जिस तरह आफताब पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक अपराधी पहले 2 दिन 3 दिन में जिस तरह का दबाव, जिस सशक्तता से दिल्ली पुलिस लगी हुई है, उसके बावजूद भी वो उनको कंफ्यूज कर रहा है, बरगला रहा है। कभी कहता है तालाब में फेंका, कभी कहता है जला दिया। तो ऐसे व्यक्ति को तोड़ना आसान नहीं है। नार्को टेस्ट जो आपने पहले सवाल बताया ना, इनको हम कंट्रोल सवाल कहते हैं और ये कंट्रोल सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि जिस तरह वो हमें बरगला रहा है या कानून को बरगला रहा है, उसी तरह उसके दिमाग को भी कंफ्यूज किया जाए, ये जाना जाए कि कंट्रोल सवालों का डॉक्टर रहेजा ये देखना होगा कि जो कोशिशें वो यहाँ पर कर रहा था उनको किस तरह विफल यहाँ पर किया जा सकता है। ये सारे सवालों को सामने रखे, इसके बाद देखिए अपने दर्शकों को वो और सवाल भी बता देते हैं जो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 हो सकता है कि क्या तुम्हारा श्रद्धा के घर पर आना जाना था, जिसकी जानकारी दी है यहाँ पर देखिए आफताब ने। और इसके अलावा कि तुम दोनों के रिश्ते कैसे थे ज्योत्सना, क्योंकि इसी बात को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, रिश्ते ठीक नहीं थे इसीलिए यहाँ तक ये सारा मामला मारा पीटा करता था दरअसल श्रद्धा को। अगला सवाल ये भी उससे पूछा जा सकता है, तुम दोनों कब से साथ में रह रहे थे? श्रद्धा के घर वाले तुम दोनों के रिश्ते से क्या खुश थे? ये भी सवालों की फहरिस्त में सवाल शामिल होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए ये सवाल है कि क्या तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते से खुश थे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। राव सर, जो सवाल है ये शुरुआत में ये सब खंगालने के एक प्रयास है कि वाकई में बैकग्राउंड कैसा रहा, सोच कैसी रही, कैसे जानते थे, पहचानते थे, मतलब शुरुआत जो है वो इस तरह से आगे बढ़ा दी जाएगी इन सवालों के साथ में। जी मैं बता रहा हूँ कि ये जो सवाल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कंट्रोल सवाल है और क्योंकि इनके उत्तर हमको मालूम है, बिल्कुल, इसलिए उनसे ये सवाल पूछकर ये पता लगाया जा रहा है कि वास्तव में ये आदमी इस स्थिति में आ गया है कि ये अभी सच जवाब दे रहा है। क्योंकि ये सवाल सारे नॉर्मल करने के लिए है, उसकी नॉर्मल सिचुएशन में कि किस प्रकार से वो कैसे जवाबों को रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद जो मेन सवाल, जो क्रूशियल सवाल है, वो इसके बाद पूछे जाएंगे ताकि उनको पता लगेगा, इन्वेस्टिगेटर्स या डॉक्टर्स जो नार्को कर रहे हैं, नार्को टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद पता लगेगा कि ये आदमी अभी ठीक स्टेज पर आ गया है आगे। ठीक है सर, कुछ और भी आगे महत्वपूर्ण सवालों की फहरिस्त है जो पूछी जा सकती है, आफताब के सामने रखी जा सकती है। मुंबई में तुम दोनों आखिर कहां रहते थे, ये भी सवाल होगा आफताब से। क्या तुमने 2020 में श्रद्धा से मारपीट की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मारा पीटा करता था तो उसकी वजह क्या थी, ये भी आफताब से टेस्ट के दरमियान पूछा जाएगा। तुम दोनों मुंबई से कब निकले? बिल्कुल, मुंबई से निकले कब थे, दिल्ली कब पहुंचे थे? क्योंकि देखिए वहीं से शुरुआत हुई है, मारपीट की शुरुआत 2020 से होती है, लगातार मारपीट की जाती है और यहीं से पूरा का पूरा मामला शुरू होता है। मुंबई से निकलकर सबसे पहले कहां गए थे? दिल्ली पहुंचे थे या कहीं और घूमने के लिए गए थे? ऋषिकेश पहुंचे थे? क्या कुछ उस दौरान हुआ था? ये भी वो सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनसे ये पता चलेगा कि मुंबई के बाद कहां पहुंचे। बिल्कुल, जहां होटल्स में भी ये दोनों रुके थे उनसे भी पूछताछ होगी, होटल वालों से भी पूछताछ पुलिस करेगी। बिल्कुल, कि किस तरह का व्यवहार यहां पर रहा करता था।
और डॉक्टर रहेजा, सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर जो बिल्कुल शुरुआत में आता है वो यही कि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला मारपीट का शुरू हुआ था 2020 में, जब शुरू हुआ था और अब तक जब जारी था, तब वो मानसिक हालत श्रद्धा की भी और आफ्ताब की भी कैसी रही होगी? देखिए, श्रद्धा जो है वो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से अलग होती चली गई। बिल्कुल। और इस तरह का व्यक्ति जिसका हम पर्सनालिटी प्रोफाइल जब कंसिडर करते हैं, ये एक्सट्रीमली चार्मिंग होते हैं और इनका पहला ही जो प्रयास होता है कि कैसे आपके प्रियजनों से आपको दूर करना, और श्रद्धा होती चली गई। तो अगर आप देखें, एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है। जब आप कैप्टिविटी में एक लंबे समय तक रहते हो तो परपेट्रेटर के कॉज के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हो। जब इस तरह के रिश्ता और इस तरह के व्यक्ति विशेष के साथ आप एक लंबे समय तक रहते हो तो एक तरफ वो आपको मार पीट रहा है और अगले दिन इतना प्यार कर रहा है, आपके लिए कोई तोहफा ला रहा है, तो आप कंफ्यूज रहते हो और उसके दायरे में इस तरह गिरफ्त हो जाते हो कि चाह कर भी श्रद्धा प्रयास करके उसे निकल नहीं सकी। एक दो बार उसने गुहार भी लगाई, अपने पिता को लिखा, अपने दोस्तों को लिखा, पुलिस में भी कंप्लेन की, लेकिन दूर नहीं हुआ। पुलिस में कंप्लेन की, फिर वापस ले ली। बिल्कुल, सब नाराज हैं। उसके श्रद्धा के दोस्त भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आइए अगले सवालों पर हम नजर डालते हैं। तुम दोनों दिल्ली कब पहुंचे मुंबई से? ये सवाल भी जरूर किया जाएगा आफ्ताब से। नार्को टेस्ट के दिल्ली में कहां कहां पर आप रहे, इसका भी जवाब इसे देना होगा जिसने इतनी बड़ी दरिंदगी कर पूरे देश को शर्मसार किया है। मेहरौली के घर में आखिर आप कब शिफ्ट हुए? सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, क्योंकि 18 मई की वो तारीख जिस दिन मौत के घाट श्रद्धा को उतार दिया जाता है, 18 मई को क्या हुआ था? बहुत जरूरी सवाल है। और क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ था उस दिन? ये बहुत ज्यादा जरूरी राव साहब हो जाते हैं ये सारे सवाल, क्योंकि ये वही दिन है 8 मई को दिल्ली शिफ्ट होते हैं और 18 तारीख को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो सवाल, जो क्वेश्चन सवाल है वो आज सवाल नंबर 20 या 21 से शुरू होंगे, क्योंकि उसके बाद से ही जो उसका मर्डर करने की डेट है, वो हो सकता है डेट उसको ना याद रहे, ना बता पाए, लेकिन जरूर बताएगा कि वहां कब आए और कहाँ रहे, कितना, मेहरौली में कौन से, छतरपुर में कौन सा मकान लिया, किराए का मकान लिया, वो भी क्वेश्चन हो सकता है कि रेंट एग्रीमेंट किसने साइन किया, वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। मकान मालिक से मिलते जुलते थे या नहीं थे, आपके और कोई आने जाने वाले आपसे मिलते, ये और भी कई सवाल जो आपने बड़े अच्छे सवाल निकाले हैं। उसके अलावा भी कोई सवाल एक मैं और बता दूं, एक तो लिस्ट होगी वहां आईओ की इन्वेस्टिगेशन की, क्वेश्चनेयर्स की, लेकिन क्वेश्चनेयर्स के बाद वहां पे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, डॉक्टर्स भी होंगे। किसी सवाल का सवाल ये नहीं है कि जो लिख दिए वही पूछे जाएंगे, उस सवाल का जवाब जो आएगा, जवाब के बाद उसका सवाल और बन सकता है। जब वीडियोग्राफी यहाँ पर चल रही होगी उस दौरान और भी सवाल पूछेंगे। पहले हम इन सवालों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर तुम कहाँ के रहने वाले हो, ये सवाल भी पूछा जाएगा। तुम दोनों दिल्ली कब पहुंचे मुंबई से, ये सवाल भी जस का तस बना हुआ है जो आफ्ताब से इस टेस्ट के दरमियान पूछा जाना है। आगे बढ़े हम। 18 मई को कमरे में क्या हुआ था, यह भी उससे पूछा जाएगा। तुम उस दिन गुस्सा क्यों थे? क्या तुमने श्रद्धा की हत्या की? इसका जवाब भी उसे देना होगा। और इसके साथ ही अगला सवाल, क्या हत्या के समय तुमने नशा किया हुआ था? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप मुझे बात बताइए, इसने इस दरिंदगी को अंजाम दिया आफ्ताब ने। अब जैसे वो अंगों को काटता है, वो सीधा टैप ऑन कर देता है कि खून बहता जाए, कुछ बच ना जाए, किसी को कुछ पता ना चल जाए। मतलब इन शॉर्ट ये कि वो दरिंदगी करता रहा, खुद मिटाता रहा। तो पुलिस के लिए क्या ये बड़ी चुनौती नहीं है पर्दाफाश करना? ये पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की जो टीम लगी हुई है इसके अंदर का इन्वेस्टिगेशन में, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड एस डिटेक्टिव लोग हैं। उनको सारा पता है कैसे कब आदमी झूठ बोलता है तो उसको कैसे किस प्रकार से कई थ्योरीज हैं उसको इंटरोगेशन करने के लिए। और जो इंटरोगेशन में जो झूठ बोला है उसी का परिणाम है जो आज नार्को टैक्स की बात चल रहे हैं हमारे। क्योंकि देखो, नार्को टैक्स एक ऐसा फुल प्रूफ वो नहीं है एविडेंस है कि आप कोर्ट में जाए उसने हाँ कर लिया और उसको मान लिया। ये एक स्पोर्टिव एविडेंस है जो इन्वेस्टिगेशन को आगे मदद करता है। अगर कहीं ये लग रहा है कि ओरल इन्वेस्टिगेशन या ओरल इंटरोगेशन में किसी ने कुछ झूठ बोला है तो वो वाली सारे बातें उसमें नार्को टेस्ट में फिर पूछे जाएंगे, उसमें काफी सच्चाई आने की उम्मीद है। तो फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं सर कि आप 100% इस पर रिलाय नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। बिल्कुल 50 सवाल हैं, 50 सवाल। आइए 31वें नंबर के सवाल पर हम नजर डालते हैं। तुमने श्रद्धा की हत्या कैसे की, ये भी इस टेस्ट के दरमियान उससे पूछा जाएगा। श्रद्धा की हत्या के बाद तुमने किया क्या था? बिल्कुल, देखिए ये तमाम सवाल है। लाश ठिकाने लगाने के लिए इंटरनेट पर पढ़ाई की, सब कुछ पढ़ा लिखी जो है वो यहाँ पर की गई थी आफ्ताब की ओर से। और क्या तुमने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आफ्ताब से नार्को टेस्ट के दौरान पूछे जाएंगे। और
श्रद्धा के शव के कितने टुकड़े किए गए थे, बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे सवाल कि कौन से हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे आपकी मानसिकता ऐसी थी कि उसके बाद आपने बाकायदा यहाँ पर सीरीज देखी थी जिनसे कि आप शव को ठिकाने लगा सके, और कितने शवों के टुकड़े कर कर ठिकाने लगाया गया। देखिए, जैसा अभी राव साहब कह रहे थे कि नार्को टेस्ट की स्टैंड अलोन बाय इटसेल्फ कोर्ट में एडमिसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है, जी। लेकिन नार्को टेस्ट क्यों अहम है, बिकॉज इसके जरिए सुप्तावस्था में जाके जहां उसकी रीजनिंग और कॉन्शियसनेस थोड़ी सी इनहिबिटेड होगी और हम ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज जनरेट कर पाएंगे, उस टाइम जो ये रिवील करता है उन चीजों को पिरो के उस कड़ी तक पहुंचना जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को मजबूत कर सके, क्योंकि एक खास अमूमन बात यह है कि इस केस का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। तो कन्विक्शन जो होगा वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बेस पे होगा, और ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कड़ी को मजबूत करने, ताकि कन्विक्शन जरूर पर जरूर। बिल्कुल ठीक है सर, अब लगातार हम सवाल बताइए, आगे हमें बढ़ना होगा। देखिए 36 से 40वें नंबर के सवाल पर हम नजर डाल लेते हैं। आगे के सवाल हैं, तुम हथियार कहां से खरीद कर लाए थे, यह भी जवाब उसे देना होगा। क्या तुमने एक ही हथियार का इस्तेमाल किया था या और भी हथियार थे जिसका इस दरिंदगी में इस्तेमाल किया गया? तुम फ्रिज कहां से खरीद कर लाए थे, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए, तुम करते क्या थे, कौन से प्रोफेशन से जुड़े थे, तमाम बड़े सवाल हैं। शव के टुकड़े तुमने कहां कहां पर फेंके, ये सवाल आफताब से किए जाएंगे। डॉक्टर रहेजा, मैं फिर से आपके पास आ रही हूं, चूंकि आप साइकियाट्रिस्ट हैं। आफताब को तो समझना बहुत जरूरी है, कई आफताब हैं देश में, क्योंकि देखिए ये हत्याकांड होता है, उसके बाद ऐसे कई मामले और भी सामने बीते दिनों आ चुके हैं। मैं मानसिक स्थिति दरअसल श्रद्धा की समझना चाहती हूँ। अपने माता पिता से वो लड़के आ जाती है, फिर वो प्यार में मशगूल थी, क्या था क्या नहीं वो होती तो वो जवाब दे पाती, लेकिन ऐसा क्या रहा होगा, क्या उसके भीतर डर था कि मैं एक बार लड़ाई माता पिता से करके आ गई हूं, दोबारा वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वो वापस नहीं जा पाई इतनी मारपीट होने के बावजूद? देखिए, इसमें कई सवाल उठते हैं, एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम अपनी जो लर्निंग है, जो समाज का एक बदलता हुआ स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, पड़ोस में रहने वाला ये जिज्ञासा नहीं रखना चाहता कि पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या हो रहा है। वो माता पिता से आ जाती है, लेकिन माता पिता ने भी बिल्कुल पल्लू उससे झाड़ लिया, बिल्कुल उससे बातचीत नहीं की, इतनी नाराजगी दिखाई। तो ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि हम अपने बच्चों से कितना भी नाराज क्यों ना हो, इस कदर उनको ना काट दें, और शायद इससे आफताब के जो मंसूबे हैं उसको अंजाम देने का हौसला उसके अंदर ज्यादा भरपूर आता गया, क्योंकि उसको कहीं ये विश्वास था कि ये अगर हो भी गया, देखिए उस मोमेंट पे वो फिट ऑफ रेज था, इंपल्स थी या प्री प्लान था, लेकिन फिट ऑफ रेज में भी इस बात का एहसास कि आने वाले कोई दिनों में कोई आसपास आने नहीं वाला है, कोई पूछने नहीं वाला है, और इसके चलते ही उसने अगले 3, 4, 5, 6 महीने लिए, उसमें पूरे सबूत को नष्ट करता चला गया, और बहुत ही एक मेटिकुलसनेस और कनाइविंग और कनिंगनेस के जरिए उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसको आज भी तोड़ना और उस कड़ियों को पिरो पाना आसान नहीं हो रहा। इसीलिए कहीं ना कहीं मुश्किल भी हो रही है पुलिस के लिए। कुछ और सवाल जो है वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए 41वें नंबर से जो सवाल शुरू होते हैं वो ये है कि वारदात वाले दिन के दोनों के कपड़े आखिर कहां हैं? फेंक दिए गए आफताब की ओर से तो कहां है? तुमने हथियार कहां पर फेंका जिसका इस्तेमाल किया गया था? सवाल नंबर अगला 43 ये है कि शव के टुकड़े कितने दिन तक जंगल में फेंके गए, क्योंकि ये कहा जा रहा था 18 दिनों तक फेंके गए, और शव फेंकने का आइडिया आखिर कहां से आया था? और उसके बाद कत्ल के बाद घर पर क्या बाकी लोग भी पहुंचते थे? सर राव सर, ये जो इन सवालों के बाद जब वो जवाब जैसे अगर आफताब के ओर से निकल कर आते हैं तो बहुत सारी कड़ियां जुड़ेंगी। वो महिलाएं जो बाद में पहुंचती थी, वो सारा सामान जो उसने इस्तेमाल किया, वो चीजें जो सबूत मिटाने के लिए इस्तेमाल की गई, अगर इनके सही जवाब नार्को टेस्ट में आ जाते हैं तो बहुत कुछ खुल जाएगा। सवाल ये कि दूसरी लड़कियों से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई, ये सवाल आफताब से पूछा जाएगा इस टेस्ट के दरमियान। श्रद्धा की हत्या के बारे में तुमने किसी को कुछ बताया था? सवाल नंबर 48 ये कि हत्या के बाद जिस लड़की को घर लाए वो लड़की कौन थी? श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग तुमने कब की, ये सवाल भी उससे पूछा जाएगा। बिल्कुल, और उसी के साथ देखिए सवाल महत्वपूर्ण ये है कि तुमने जब श्रद्धा की हत्या की तो प्लानिंग जो है वो इसकी आखिर कैसे यहां पर की गई थी? प्लानिंग पूरी की सारी प्लॉटिंग यहां पर कैसे की गई, और क्या तुमने हत्या के लिए ही ये घर किराए पर लिया था? राव सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आप मुंबई से दिल्ली आते हैं, 8 मई को ही आते हैं,
तो उसी सोच के साथ आए थे क्या कि आप उसे वहां पहुंचाएंगे और उसे उसकी बिल्कुल, वो जान कॉलोनी लेनी भी है? रजिस्टर्ड नहीं थी जहां पर उसने बिल्कुल। मकान लिया। अभी तक तो सर्कमस्टांसेस यही बताते हैं कि उनकी प्लानिंग मर्डर करने की बॉम्बे से शुरू हो गई थी, तभी वो यहाँ पर लाए। और वहां से लाने की वजह भी एक मैं जो समझता हूँ आखिर कि इतनी दूर में आने के बाद में अगर मर्डर करूंगा तो हो सकता है इसकी जल्दी पर्दाफाश ना हो। दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद वो करेंगे। और ये घर लेने की वजह भी यही देखी, उसने लोकेशन रेकी की होगी, कहाँ मैं करूंगा तो क्या करना है, उसकी प्लानिंग मैं समझता हूँ। बहुत सातिर दिमाग का आदमी है वो आफ्ताब, और उसने पूरी प्लानिंग की होगी, क्योंकि ये इतना ग्रूसम मर्डर बिना किसी आउट ऑफ रेज जो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। अचानक झगड़े में वो हो सकता है उसने गला दबा दिया, झगड़ा हुआ, पहले भी हुआ झगड़ा। लेकिन ये बात भी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसकी साइकोलॉजी उसने पढ़ ली श्रद्धा की, कि ये कहीं ज्यादा, क्योंकि उसकी पुलिस ने रिपोर्ट पहले की थी 2020 में जब झगड़ा हुआ था, उसकी रिपोर्ट की उसने खुद विड्रॉ कर ली थी, तो उसको मालूम था ये कोई मेरे खिलाफ कोई बहुत ज्यादा करने वाले नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात हुई होगी जो उसको मर्डर करने की जरूरत मतलब पड़ी। जहां पर अपने रहते थे, जहां पर जान पहचान वाले लोग थे, उन जगहों से आफताब दूर ले गया श्रद्धा को, और वहां पर इस तरह की दरिंदगी को अंजाम दे दिया। यहाँ पे लगा कि उसके कोई रिश्तेदार नहीं, कोई माँ बाप तो है नहीं बिल्कुल, और उसके बाद जैसा भी कोई रिश्तेदार भी नहीं आएंगे तो आराम से करके छुप छुपा के रह जाएगा। उसको कभी उम्मीद नहीं थी, उसकी तो प्लानिंग 6 महीने बाद, उसको ये लग नहीं रहा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने एक प्लान बी जरूर तैयार किया हुआ था कि मैं अगर पकड़ा गया तो मैं क्या करूंगा। बिल्कुल, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ सर बने हुए हैं। अभिषेक, सबसे बड़ी बात यही है कि उसने पूरी प्लानिंग की हुई थी, ये भी प्लानिंग पूरी थी कि अगर पकड़ा जाता हूं तो क्या करूंगा। अब इन्हीं तमाम सवालों में एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या आफताब ने वाकई में इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई जानकारी किसी से साझा की थी? डर के, सहम के ही सही, जिक्र क्या इसका किया था, उससे बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं। देखिए, निश्चित रूप से कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे बिंदु है जिस पे दिल्ली पुलिस जो है वो जांच कर रही है। इसी कारण देखिए उसके फोन रिकॉर्ड्स निकाले गए, उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, उसके लोकेशन ट्रेस किए गए, कहां कहां वो जा रहा है, और हर उस व्यक्ति से, हर उस जगह पे जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो जाके तहकीकात कर रही है। अभी जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने साफ तौर पर एफएसएल की टीम ने हमें बताया कि देखिए, नार्को टेस्ट को जो आप मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, आप नहीं मैनिपुलेट कर सकते, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड में वही जवाब देंगे जो आपने किया है, जो आपने सोचा है। तो ऐसे में जब भी ये नार्को टेस्ट परफॉर्म होगा, जब भी सवालात पूछे जाएंगे, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स होंगे कि क्या तुमने कभी किसी से इस बात का जिक्र किया था कि तुमने श्रद्धा की हत्या कर दी, या कभी तुमने इस बात का जिक्र किया था कि मैं यहां पे बॉडी के पार्ट्स फेंकने जा रहा हूं। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब नार्को टेस्ट से साफ हो सकता है। सभी को इसका इंतजार है, सभी को, पूरे देश को इसका इंतजार है कि आखिर इस पूरे जो दुर्गत कार्य किया गया है, बर्बरतापूर्ण जो हत्या की गई है, इस पूरे हत्याक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया आफताब ने, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन कड़ियां हैं जो इस पूरे जो सीढ़ी है उसको बनाती हैं। तो ऐसे में ये नार्को टेस्ट बहुत अहम होने वाला है इस पूरी कड़ी को जोड़ने के लिए। और दिल्ली पुलिस भी लगातार जो है उन लोकेशंस पे छापे मार रही है, तो चाहे वो मेहरौली का जंगल हो, बिल्कुल। और डॉक्टर रहेजा और राव साहब और बरखा, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़कियां आफताब से मिलने आती थी, श्रद्धा से अलग, मतलब बाद में जो और लड़कियां मिलने आती थी, हो सकता है अगर आफताब की ये दरिंदगी सामने ना आती तो उन लड़कियों के साथ भी आफताब इसी तरह की हरकत को अंजाम देता। ऐसा भी हो सकता था। मैं प्रेरित के पास जा रही हूं। प्रेरित हमारे साथ मैदानगढ़ी के उस तालाब के पास मौजूद है जहां पर लगातार जांच चल रही है। ओवर टू यू। अभी क्या तस्वीर है प्रेरित? अब बिल्कुल देखिए कि इस वक्त की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम जो यहाँ पे छानबीन करके गई है, और उसके बाद जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब दिल्ली पुलिस ने उन लोगों से बातचीत की, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो तालाब है, ये तालाब गहरा है, तकरीबन 20 फीट गहरा है तालाब है ये, और काफी चौड़ा भी, जिसका आप तस्वीर से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इस तालाब को लेकर के लोगों ने बताया है कि इसके अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, तो अगर उसने ऐसे कोई टुकड़े डाले भी होंगे शव के, तो उन मछलियों ने उसको खा लिया हो तो बड़ा मुश्किल है अवशेष को ढूंढना। और उसमें भी जिस तरीके से गहरा और बड़ा ये तालाब है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस तालाब में ढूंढना जो है उनके श्रद्धा के शवों को निकालना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती। डिस्टेंस रहा है प्रेरित घर से, यहाँ पर आफताब का घर से उस पूरे जंगल की बात कर ले, इस तालाब की बात कर ले, जगह ही ऐसी चुनी गई थी, तो क्यों नहीं सोचा जाएगा कि प्री प्लानिंग के साथ ये सब किया गया। इंतजार करना होगा कि पूरा का पूरा सच जल्द से जल्द सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े और ये जो एक एक तस्वीर और जानकारी हम तक साझा की।